माना कि अच्छी चल रही है आपकी इंग्लिश और मैथ्स की तैयारी, लेकिन फिर भी हो रही है जीएस की ज़रूरी। इसलिए तो हम आए हैं आपको जीएस पढ़ाने, सब कुछ इनकलकेट कर देंगे आपके दिमाग में। अब वक्त आ चुका है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बोलने का, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तेरी नसीब में नहीं थी एक फुटी कौड़ी, क्योंकि बेटा अब लगने वाली है आपकी सरकारी नौकरी। फिर उसके बाद तो आपके पास आएंगे लाखों ही छोकरी, लेकिन आप सिर्फ उसी को दिल देना जिसके पास हो एक सरकारी नौकरी, है ना? ऐसा करोगे? बिल्कुल हैं भाई, जिसके पास सरकारी नौकरी है सिर्फ उसी को दिल दोगे? ऐसा करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, है कि नहीं? बताओ। तो आज का एक नया क्लास, एक नया जोश के साथ, एक नया एनर्जी के साथ इस नए दिन में हम शुरू करने वाले हैं, और इसमें हम डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ प्रोफेसर की तरह हम यहाँ पे आए, लेक्चर दिए और चले गए, ऐसा नहीं करते हम यहाँ पे आपको सब कुछ याद करवाते हैं। विजुअल निमोनिक्स तो नहीं, एक निमोनिक टेक्निक के साथ हम आपको बिल्कुल याद करवा देंगे, है ना? सब कुछ इनकलकेट करवा देंगे आपके दिमाग में। आप देखते रहना ये क्लास, ये सेशन बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाली है, और मैं दावा करता हूँ ऐसा सेशन, ऐसा क्लास ना आपको पूरी इंटरनेट में छान मारो, दिन दहाड़े, दिन के 12 बजे ना एक कैंडल और एक टॉर्च लाइट लेके ढूंढने लग जाओ, फिर भी आपको नहीं मिलने वाली ऐसी लेक्चर। ये यूनिक लेक्चर है, ऐसा पेड कोर्स वाले भी ना दे आपको ऐसा लेक्चर। और यही लेक्चर जो है ना, ये बहुत सारे लोगों ने हमको सजेस्ट किया कि ये लेक्चर आप पेड वर्जन बनाओ, लेकिन हम ठहरे अब आपके, है ना, आपके शुभचिंतक, आपके वेलविशर है हम, तो इसलिए हम आपके लिए ये फ्री में ला रहे हैं ये कोर्स। पूरी इंटरनेट में ऐसा कोर्स कहीं नहीं है मेरे भाई, पूरी इंटरनेट में कहीं नहीं है। आपको कोई याद नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको याद करवाऊँगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। आपको जैसे मूवी देखते हैं ना, एक शॉर्ट वीडियो जो देखते हैं, छोटी सी वीडियो जो देखते हैं, उसी तरह वीडियो देखते रहना है आपको। हम बस आपके दिमाग में इनकलकेट करते करते चले जाएंगे। अगर एक ही बार में याद नहीं हुई, लेकिन मेरा दावा है सिर्फ एक ही बार वीडियो देखने में आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस वैसे बहुत ही बल्कि टॉपिक तो नहीं है, लेकिन याद रखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? 100 से भी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो शुरू करते हैं हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस से। तो जो सब्सटेंस की हार्डनेस है ना, डायमंड कितनी हार्ड होती हैं आप जानते हो ना, कितनी हार्ड होती हैं? तो किस चीज़, कौन से डिवाइस से उसको हम मेज़र करते हैं? हार्डनेस ऑफ द डायमंड इज मेजर्ड बाय ड्यूरोमीटर। देखो, ड्यूरेबल आप जानते हो ना, हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस, जो चीज़ हार्ड होती हैं वो ड्यूरेबल होती हैं कि नहीं होती हैं? आप देखो पत्थर को, कितना हार्ड है वो पत्थर, लेकिन पत्थर भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कोई हार्ड होते हैं, कोई सॉफ्ट होते हैं। ये सारा हम ज्योग्राफी वाले वीडियो में हम डील करेंगे, ठीक है? अभी बस इतना याद रख लो कि जो हार्डनेस वाले सब्सटेंस है, जो हार्ड सब्सटेंस है, मोटा मोटा याद रख लो, दिमाग में आ ही जाएगी एक लॉजिक के साथ, है ना? वो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, तो यहीं से याद रख लो ड्यूरोमीटर। तो ड्यूरोमीटर कौन सी काम करती है मेरे भाई? ड्यूरोमीटर, ड्यूरेबल याद रखना। ड्यूरेबल कौन सी चीज़ होती है? जो चीज़ हार्ड होती हैं वही ड्यूरेबल होती हैं। तो हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय ड्यूरोमीटर। याद तो हम ऐसे ही करवा देंगे आपको सब कुछ, है ना? अब शुरू होने वाला है असली खेल। तो हु इन्वेंटेड क्लोरोफॉर्म एज एनेस्थेटिक? मेरे भाई ये क्लोरोफॉर्म का इन्वेंटर नहीं है, ये क्लोरोफॉर्म को एज एनेस्थेटिक इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है? ये रहा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। ये उतना ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रख लो। CHCl3 एक कार्बन का लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, फिर 3 क्लोरीन का लगा हुआ है, ठीक है? और ये जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये सूंघने में बहुत ही सेंटेड सा आपको स्मेल देती है, प्लीजेंट स्मेल देती है, ठीक है? लेकिन गलती से भी इसको कभी सूंघना मत, अगर सूंघोगे तो आप बेहोश हो जाओगे। तो मेडिकल साइंस में क्लोरोफॉर्म का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, आपको बेहोश करवाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होती है। और ये क्लोरोफॉर्म सिर्फ उसी चीज़ के लिए नहीं, माइक्रोब्स को मारने के लिए। ये क्लोरोफॉर्म जो है ये वोलाटाइल होती हैं, ठीक है? ये उड़ जाती हैं, आप रखो एक बटन ओपन करके ये उड़ जाएंगी। इवापोरेट नहीं कह सकते इसको, वोलाटाइलेबल सब्सटेंस है, वोलाटाइल सब्सटेंस है ये, ठीक है? वोलाटाइल मॉलिक्यूल है। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? देखो, अब हमने बताया आपको क्लोरोफॉर्म आपको बेहोश कर सकती है, ठीक है? अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ये है सिमस्पॉन। ये थोड़ा थोड़ा रिलेट करो मेरे यार। सिम जो है ना, सिम कार्ड जो है, सिम कार्ड से रेडिएशन निकलती है कि नहीं निकलती है?
बिल्कुल निकलती है। और वो रेडिएशन आपने न्यूज़ में सुना होगा, बहुत सारे एंकर्स बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स भी सामने आए हैं, जो रेडिएशन निकलती है ना मोबाइल फ़ोन से, सिम कार्ड लगाने के बाद ही तो आती है मोबाइल फ़ोन में। यहाँ देखो सिम और फ़ोन साथ में जुड़ा हुआ है, सिम्स फ़ोन। ये जो सिम कार्ड फ़ोन में डालोगे तो एक रेडिएशन निकलती है। वो रेडिएशन इंसानों को तो हम उतना ज़्यादा सेंस नहीं कर सकते, लेकिन कोई कोई सेंसिटिव ऐसे इंसेक्ट्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिसको ये बेहोश करता है। सिर्फ बेहोश ही नहीं करता, ये उन सबको क्या करता है, एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन। तो यहीं से याद रख लो, अगर क्लोरोफॉर्म इंसानों को बेहोश कर सकता है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स को, सेंसिटिव प्लांट्स को, सेंसिटिव एनिमल्स को बेहोश कर रहा है, उन सबको एक्सटिंक्ट करवा रहा है। तो वो है सिम कार्ड और फ़ोन, है ना, सिम स्पोन। तो यहीं से आप जेम्स, आप खुद से ये तो याद रख लोगे इतना तो, है ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि ये जेम्स भी हम याद करवाएंगे, ये तो आप खुद याद रखोगे। अगर सिम स्पोन याद रखा तो जेम्स कौन सी चीज़ है मेरे भाई, सिम स्पोन तो आपके ऑप्शन में आएंगे ना। अगर आपको अच्छे से दिमाग में याद नहीं है तो फिर भी आप ऑप्शन देखने के बाद टिक लगा पाओगे। सर ने बताया था सिम कार्ड और फ़ोन की स्टोरी है, तो वहीं से हो जाएगा आपका। तो जेम्स सिम्पसन बोले तो इन्होंने बेहोश करने वाली ये सब्सटेंस एज एनेस्थेटिक क्लोरोफॉर्म इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था। अब हेलीकॉप्टर की बात करें, हेलीकॉप्टर, अब देखो मेरे भाई, आप समझो हेलीकॉप्टर कहाँ पे उड़ती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हेलीकॉप्टर समुंदर में उड़ती हैं। समुंदर में कोई उड़ सकता है? वो तो स्विम करते हैं ना समुंदर में। ज़मीन में भी नहीं उड़ सकता, ज़मीन में तो सिर्फ बैठ सकता है हेलीकॉप्टर, उसके पास कोई चक्के है ही नहीं, तो कैसे कूदेगा ये? उड़ना तो दूर की बात ज़मीन में, तो उड़ेगा कहाँ पे? उड़ेगा स्काई पे। देखो यहाँ पे भी स्काई लगा हुआ है, उत्तर में सिकोर स्काई है ना, स्काई। तो ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर आए तो स्काई को याद कर लेना, स्काई की तरफ देखना, हेलीकॉप्टर आपको स्काई में ही मिलेंगी, तो उत्तर में भी स्काई है। अब इसके सामने वाला जो सिकोर है ना, हम इसको भी याद करवा देते हैं आपको। देखो हेलीकॉप्टर में फ़ैन होती है कि नहीं होती है, पंखे लगे हुए होते हैं तभी तो वो उड़ पाते हैं। आप एक चीज़ को समझो, अगर मौसम में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर लेडन एयर है आपके सराउंडिंग में, तो और धूप भी नहीं लग रही, तो आप अपने कपड़े को कैसे सुखाओगे? फ़ैन के सामने, फ़ैन के नीचे रखोगे कि नहीं रखोगे? अगर फ़ैन के नीचे या फ़ैन के सामने रखो, फ़ैन की हवा की झोंकों से वो क्या हो जाती हैं, आपके कपड़े सूख जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, है ना। तो सूखने से पहले जब पानी लगा हुआ था तब क्या था, तब तो फुला फुला सा था, लेकिन सूखने के बाद वो आपके कपड़े क्या हो गए, वो सिकुड़ गए। क्या हो गए? सिकुड़ गए, क्योंकि सारे के सारे पानी तो निकल गए, तो सिकुड़ना तो इट इज़ ये होना ही है, सिकुड़ना तो होना ही है ना। तो आप भी फ़ैन के नीचे बैठोगे तो आप क्या हो जाओगे, 24 आवर्स फ़ैन के सामने बैठो फुल स्पीड में, है ना, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना कुछ चले, नो टा नो टी नो टू, बिना टा टी टू करे आप फ़ैन के नीचे, फ़ैन के सामने बैठो, आप भी सिकुड़ जाओगे, बिल्कुल पतले हो जाओगे, आप में से सारा पानी क्या हो जाएंगी, इवापोरेट हो जाएंगी, सूख जाओगे आप। तो यहीं से आप याद कर सकते हो हेलीकॉप्टर किसने डिस्कवर किया, सिक्योर स्काई, फ़ैन, हेलीकॉप्टर की फ़ैन याद रख लेना, और फ़ैन याद रखती आपको याद आ जाएगी सिक्योर। और फिर उसके बाद याद रखना हेलीकॉप्टर तो सर ने बताया था, हाँ हमको तो पहले पता ही नहीं थी, जैसे कि सिर्फ स्काई में ही उड़ती हैं, तो सिक्योर स्काई है, ठीक है। अब ये भी याद रख लो, हेलीकॉप्टर ये VS-300 जो था ना, ये एक फर्स्ट हेलीकॉप्टर था, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1939। ये हेलीकॉप्टर का आइडिया कहाँ से आया? ये चाइनीज़ वाले जो बच्चे होते थे ना, चाइनीज़ बच्चे पहले एक हेलीकॉप्टर टाइप की कोई एक टॉय बना के खेलते थे, बैम्बो की जो वो होती है ना, खाल टाइप की, खपटा जिसको हम बोलते हैं, वो खपटा यूज़ करके वो एक हेलीकॉप्टर जैसा ही उड़ाने वाली कोई खेल खेलते थे, एक टॉय होता था, तो वहीं से ये आइडिया आया, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर के इन्वेंटर्स बहुत सारे हैं, सिर्फ सिक्योर स्काई ही नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे, है ना। तो बस आप इतना याद रख लो, VS-300, ये जो इतना तो आप याद रख ही सकते हो, है ना। VS-300 300 आप ये को कैसे याद रखें, भी से कैसे याद रख सकते हो, भी, देखो भी, अब हेलीकॉप्टर का तो H होती है ना हेलीपैड में, लेकिन आप वी को कैसे, आप खुद से बना लेना, इसके पास, मेरे पास कोई नेमोनिक नहीं है, अगर मैं नेमोनिक ढूंढने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगी, है ना। तो VS-300 फर्स्ट हेलीकॉप्टर है 1939। अब जेट इंजन की बात करें तो आपने देखे होंगे जेट इंजन, देखो भाई,
आपने जितने भी जेट देखे हैं आज तक, कोई नीली, हरा या फिर ब्लैक कलर की जेट देखे हैं? देखे हैं कभी? ये अगर आपने देखे भी होंगे तो ये बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंस है। मोस्ट ऑफ द कंडीशन, मोस्ट ऑफ द केसेस में जेट जो होती है ना वो वाइट कलर की ही होती हैं, ठीक है। वो किस कलर की होती हैं? वाइट कलर की ही होती हैं जेट, ठीक है। और जेट से आपने स्काई में देखे होंगे, जब भी जेट स्काई में दौड़ रही होती है, स्काई में फर्राटा मार रही होती हैं, क्या कहते हैं उसको, उड़ रही होती हैं, तब ना वो एक एल्यूमिनियम की एक कुछ वाइटिस सा है ना, सिल्वरिश सा कोई एक एलिमेंट कंपाउंड बाहर छोड़ रही होती हैं। तो जेट सुनते ही आप वाइट कलर को याद कर लेना है ना। दोनों चीज़ मैंने बताया आपको कैसे याद करनी है। जेट यूजुअली तो वाइट कलर की होती हैं, और दूसरा जो होती हैं जेट की जो इंजन ना जब लिबरेट करती हैं, जो वेस्ट मटेरियल लिबरेट करती हैं बाहर, है ना, तो वो किस कलर की होती हैं? एल्यूमिनियम की होती हैं, ऐसा हमारे केमिस्ट्री सर बोलते थे पहले। तो वो थोड़ा वाइटिस सिल्वरिश टाइप की होते हैं, आकाश में आप देख लेना कभी, है ना। तो ये जो जेट इंजन है तो यहीं से आप याद रख लो, फ्रैंक विटल ने बनाया था। वाइट से आपको याद रखना पड़ेगा विटल, है ना, वाइटल भी बोल सकते हो वैसे, फ्रैंक वाइटल। तो हमने फ्रैंकली इतना कुछ पढ़ा रहे हैं, तो जेट इंजन भी हमने बहुत ही फ्रैंकली बता दिया आपको, है ना। केमिस्ट्री सर की जो हमने बता दिया एल्यूमिनियम वाली स्टोरी, है ना, वो झूठ है या सच है आप खुद सर्च मार के देख लेना, हमने फ्रैंकली बता दिया, बस इतना जान लो आप, है ना। जेट इंजन फ्रैंक विटल ने डिस्कवर किया, और उसके साथ में किस और एक महान वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया इसको, हैंस वॉन ओहेन। अब ये आपको कैसे याद रखनी है, हैंस, है ना, हैंस। आप जेट में जब जाओगे तो आप हंसोगे कि नहीं हंसोगे? पहली बार जेट में चढ़ रहे हैं, हंसोगे, बिल्कुल हंसोगे, यहीं से याद रख लो, हैंस बोन। आप वैन में थोड़ी ना जा रहे हो, जेट में जा रहे हो, लेकिन फिर आपको लग रही है वो वैन की तरह है, अपने फीलिंग आ रही है, अपनापन आ रही है ना। हैंस वन ओहेन, ओ ये तो वैन जैसी ही है। आप हंस हंस के जेट में चढ़ रहे हो, फिर उसके बाद आपको पता चली ये तो वैन जैसी ही है, तो आप हंस के बोल रहे ओ है वैन जैसी, है ना, वो वैन ओ हैन। तो इसी तरह आप इसको याद रख सकते हो। अब नॉर्थ पोल की बात करें तो नॉर्थ पोल, देखो भाई, नॉर्थ पोल, साउथ पोल की बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं जो रशिया के पास में पड़ती है ना। तो इसको किसने डिस्कवर किया, किसको पता चला कि नॉर्थ पोल नाम की भी एक चीज़ होती है? रॉबर्ट पियरी को पता चला। अब यहाँ से आप याद रख सकते हो, नॉर्थ पोल जो है ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ होते हैं, हर जगह पे स्नो। इसीलिए रसिया के एक एटॉमिक एजेंसी जो है, रस एटॉम बोलते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में, उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया। उस डिवाइस का नाम आपको याद करनी है, हमने पहले ही पढ़ा रखे हैं। वो डिवाइस क्या करती हैं? वो डिवाइस आइस को ब्रेक करती हैं। क्यों ब्रेक करती हैं? टू इंश्योर ईयर राउंड नेविगेशन, अपना इकोनॉमी बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर वेपन से वो करते हैं ये। उस डिवाइस का नाम क्या है आपको बस वो याद कर, वो पता करनी है। चलो हम ही बता देते हैं, यूरल नाम की वो है ना, उस डिवाइस का नाम यूरल है, ठीक है। अब चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे याद रखनी है। जो पियर होता है ना, आपने कभी पियर खाए हैं? पियर ये ना यूजुअली आपको ये जहाँ बर्फ़ होती है ना वहाँ पे ये नहीं मिलती, पियर नहीं मिलती। वैसे मिलती तो ठंडी जगह पे है, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ हो वहाँ पे आपको पियर कैसे मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, है ना। तो आपको कैसे खाना पड़ेगा वहाँ पे पियर? वहाँ पे आप एक रोबोट के माध्यम से या तो पियर को लेके आओगे, या फिर एक ऐसा रोबोट बनाओगे जो पियर आपको बना के दे देती हैं, है ना। तो इसी तरह आप याद रख लो, नॉर्थ पोल बोले तो आप सीधा पियर खाने के लिए चले जाना, है ना। पियर जो लाल लाल सी होती हैं, पियर, और रॉबर्ट पियरी ने इनको डिस्कवर किया था। अब एक्सरे की बात करें, देखो भाई, आप एक्सरे करने कब जाते हो? यूजुअली जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर किसी की हड्डियां टूट जाती हैं, ऐसा संकेत आपको डॉक्टर के पास से मिलती हैं, तो आप क्या करते हो? एक्सरे करने चले जाते हो, है कि नहीं। तो एक्सरे करने कब जाते हो आप? जब आप बीमार हो, जब आपके पास दर्द हो रही है हड्डियों में। तो जब दर्द होते हैं तो बंदा क्या करता है मेरे यार? बंदा रोता है कि नहीं रोता? बिल्कुल रोता है। तो एक्सरे करने से पहले एक बंदा है, आपकी कोई एक रिलेटिव है, जो मर्जी है ना, तो वो रो रही हैं या रो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो गया?
क्या हो गया फिर उसके बाद? वो रोने के बाद आप कहाँ पे एंटर कर रहे हो? हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हो। फिर हॉस्पिटल में एंटर करने के बाद आप क्या कर रहे हो? आप अपना क्या कर रहे हो? एक्सरे करवा रहे हो। कहाँ पे करवा रहे हो? एक रूम में, है ना। वो रूम किसके लिए है? वो जेंट्स के लिए रूम है, ठीक है। रो एंड जेन, तो यहीं से याद रख लो। पहले तो वो रो रहे हैं, फिर उसके बाद एंटर कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक जेंट को याद कर लेना, है ना। कोई भी जेंट जिसकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, ठीक है। रो एंड जेन, तो एक्सरे किसने डिस्कवर किया? रो एंड जेन ने डिस्कवर किया। अब लाइफ इन प्लांट्स ये किसने डिस्कवर किया? तो बच्चों वाली खेल है। जेसी बोस, हमारे ही जगदीश चंद्र बोस साहब ने, ये हमारे ही पश्चिम बंगाल के साहब थे, है ना। इन्होंने लाइफ इन प्लांट्स डिस्कवर किया। इन्होंने एक तो नहीं, बहुत सारा कुछ डिस्कवर किए हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक और डिवाइस के साथ डील करेंगे, बाद में हम देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया इट शोज़ रिस्पॉन्स टू नर्वस सिस्टम। तो इन्होंने लाइफ इन प्लांट डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? एक प्लांट को एक डार्क कमरे में रखा और एक डार्क कमरे में एक ही होल कर दिया जहाँ से लाइट एंटर कर सकती थी, ठीक है। तो प्लांट क्या किया? वो होल से बाहर निकल गया। आप भी घर में ट्राई कर सकते हो। प्लांट को रखो, चारों तरफ कार्टून लगाओ, है ना, बिल्कुल डार्क कर दो और एक होल कर दो, छेद कर दो, ताकि लाइट एंटर कर सके। आपका प्लांट उस होल से बाहर निकलेगी इन द सेंस, वो जब ग्रो होएगी तो ग्रो होते होते उसका जो टिप है ना, वो वहाँ से ही बाहर निकलेगी। अब एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन किसने याद किया? राइट ब्रदर्स। ये तो हमको बचपन से ही पता है ना। एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने डिस्कवर किया, लेकिन इस बार हम थोड़ा डीप में याद करेंगे। तो इसको एरोप्लेन को डिस्कवर किया और विल्ले और विल्बुर ने, ठीक है। और विल्ले और विल्बुर राइट ने। देखो एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, एक विला की तरह होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आपने देखे होंगे जो फ्लाइट्स एबंडन करा हुआ होता है ना, जो बहुत पुराने होते हैं फ्लाइट्स, फिर वो चलने की उड़ने की लायक नहीं होती हैं, तो वो उस एक्सीडेंट प्रोन हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? वो एक विला की तरह या फिर एक रेस्टोरेंट की तरह, एक कैफ़े की तरह, वो कोई भी एक कंपनी या फिर कोई भी इंसान खरीद के एज ए कैफ़े उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो यहीं से आप याद रख लो, एरोप्लेन मतलब और विल्ले। एरोप्लेन भी है और विला भी है एक, है ना। और विल्ले राइट और विल्बुर राइट। और विल्बुर ये आप ऐसे ही याद रख लो, है ना। विल्बुर राइट, इतना तो याद कर ही लोगे। 100 में से 2 चीज़ क्या याद नहीं कर सकते क्या? बताओ फिर। न्यूमेटिक रबर टायर। देखो न्यूमेटिक रबर टायर, एक रबर जो है वो न्यूमेटिक है। न्यूमेटिक मतलब क्या है? न्यूमेटिक मतलब हलो है, जिसके अंदर क्या है? एयर है। जो टायर में होते हैं ना, आपने देखे होंगे, वो न्यूमेटिक होते हैं सारे के सारे। बर्ड्स के जो बोन होते हैं ना, वो भी न्यूमेटिक होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं वो? ताकि वो उड़ पाए आसानी से, लाइट वेट की कारण से, ठीक है। तो न्यूमेटिक मतलब हवा भरा हुआ रबर टायर। ये किसने डिस्कवर किया? जेबी डनलप। अब ये तो आसानी से याद रख लो, क्या है ना। डनलप क्या होती है? डनलप बहुत ही नरम होती हैं, आप जिसमें सोते हो, है ना। तो जेबी नाम का इंसान डनलप और न्यूमेटिक टायर, यहीं से लिंक बना लोगे आप, है ना। डनलप बहुत ही एक वो होती है, सॉफ्ट से मटेरियल से बना हुआ होता है। आप उसको भी क्या कर सकते हो? कन्वर्ट करके एक टायर बना सकते हो। अब ऐसा समझ लेना अपने दिमाग में, है ना। अब हेलीकॉप्टर, हाँ पहले हमने पढ़ा था सिक्योर स्काई करके। अब हेलीकॉप्टर यहाँ पे और इसके डिस्कवरर्स आ गए हैं, ठीक है। अब इसके डिस्कवरर्स के नाम है ब्रिगवेट जो है, इन्होंने भी हेलीकॉप्टर को डिस्कवर किया। ये जस्ट मोटा आइडिया रख लो। ब्रिगवेट और जैक्वेंस ने एक साथ डिस्कवर किया था 1800 में शायद, है ना। और फिर उसके बाद पॉल कोर्नू ने डिस्कवर किया। फिर उसके बाद आर्थर एम योंग ने डिस्कवर किया। बहुत ही जवान लोग ही हेलीकॉप्टर के पास अट्रैक्ट होते हैं। बुढ़े वाले लोग तो बोलते हैं हेलीकॉप्टर हाँ बहुत महंगा है, बुढ़ापन आ चुका है, दवाई खानी है ना। ऐसे बोलेंगे बुढ़े लोग, तो हेलीकॉप्टर की तरफ उतना ज़्यादा जाएंगे नहीं खरीदने के लिए, ठीक है। तो वो कौन जाते हैं? यंग लोग ही अट्रैक्ट होते हैं हेलीकॉप्टर की तरह। तो आर्थर एम यंग। पावल कोर्नू मतलब क्या होते हैं? कोर्नू मतलब जो आपके बाल को सही करना, उसको कोरना भी बोलते हैं सम लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो पावल बाल के साथ रिलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? पावल बॉल, है ना, बॉल कोर्नू। अब कोर्नू, आप हेलीकॉप्टर जब आपके सामने से गुजर जाएगी बिल्कुल पास से, या फिर आप उस जगह पे प्रेजेंट हो जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करने वाली है, तो वो क्या करेगी? बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में एयर, हवा को बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइट कर देगी, बहुत ही ज़्यादा हवा चलने लग जाएगा। फिर आपके बाल क्या हो जाएंगे? इधर उधर हो जाएंगे, है ना। फिर आप उस क्या करोगे? कंघी लगा के उसको कोड़ोगे, यानी कि सही करोगे, ठीक है। और ये कैसे याद रख सकते हो? ब्रिगवेट और
जैक्वेस, जैक्वेस ये आप ऐसे ही याद रख लेना है ना, बिगवेट, बिगवेट है ये एक्चुअल में, बिगवेट। अब बिग है हेलीकॉप्टर तभी तो हम बिगवेट बोल रहे हैं इसको। जैक्वेस, जैक्वेस, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर बिग है, ठीक है, जैक्वेस। अब सोलार सिस्टम की बात करें तो सोलार सिस्टम देखो, कपर से कभी सोलार सिस्टम देखें, कपर के सोलार सिस्टम बिल्कुल हो सकते हैं। एक मॉडल जब बनाते हो तो आप कपर के ही बनाते हो। कपर का ही क्यों बनाते हो? क्योंकि कपर सबसे पहले तो एक चीप मटेरियल है, सिल्वर से तो चीप ही है ना। सिल्वर भी वैसे बहुत ही मैलेबल, बहुत ही डक्टाइल एक मेटल है, लेकिन कपर भी आती है उसमें, और एक ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, चीप भी है। तो अगर पूरा सोलार सिस्टम का एक छोटा सा मॉडल बनानी है आपको, तो आपके लिए कपर एलिमेंट एक बेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो यहीं से याद रख लो आप, सोलार सिस्टम किसने डिस्कवर किया? कोपरनिकस ने डिस्कवर किया, ठीक है, कोपरनिकस ने डिस्कवर किया है सोलार सिस्टम को। और हम अब बात करते हैं ड्रग टू क्योर ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा क्या होती है? ग्लाउकोमा एक डिजीज़ होती है आपकी आँखों में, आँखों की जो प्रेशर है ना वो बढ़ जाती है, और ये क्योर नहीं होती है, सिर्फ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसीलिए ग्लाउकोमा की अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी आई हॉस्पिटल में जाओ, ग्लाउकोमा के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड एक ना एक तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। ये बहुत ही एक सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसका जो मेडिसिन है, इसका नाम क्या है, ड्रग का नाम क्या है? तो ड्रग का नाम है आपका लैटानोप्रोस्ट, ठीक है। लाटा, लाटा नहीं है ये, लाटानोप्रोस्ट। ग्लाउकोमा को क्योर करता है मेरे यार, ग्लाउकोमा इतना सीरियस कंडीशन को क्योर कर रही है ये ड्रग, तो आप इसको कैसे लाटा बोलते हो? लाटा बोले तो जो गूंगा होता है ना उसको हम लाटा बोलते हैं, ठीक है। लाटानोप्रो, ये लाटा नहीं है लेकिन ये प्रो है मेरे भाई, प्रो है। क्या है? प्रो है, नॉट लाटा, इट इज़ प्रो। इट इज़ सोल्ड इन द ब्रांड नेम ऑफ जेलेंटन। किसके ब्रांड नेम में इसको बेचते हैं फार्मेसी वाले? एक मिनट रुको, इसको फार्मेसी वाले बेचते हैं जेलेंटन की ब्रांड नेम में, ठीक है। फिर से बोलो, किसकी ब्रांड नेम में बेचते हैं? जलाटान, है ना, जलाटान। बस याद रख लो, लाटा नहीं है, लेकिन ये लाटा को क्या बोल रहे हैं? जा बोल रहे हैं, जा, जाओ, जाओ, है ना, यहाँ पे बैठो नहीं, जाओ लाटा, है ना। हम क्योंकि हमारे पास प्रो है, प्रो है, तो लाटा को ये भगा रहे हैं, तो इस ब्रांड से ये बेचते हैं, ठीक है। अब इंसुलिन की बात करें तो देखो, इंसुलिन की जब शरीर में कमी होती है तो क्या होती है? डायबिटीज़ होती है। वैसे डायबिटीज़ दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। और टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है? एक डायबिटीज़ इस तरह के होते हैं जिसमें आपकी इंसुलिन तो बन रहे होते हैं आपकी बॉडी में, लेकिन आपका बॉडी जो है ना इंसुलिन को सेंस नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन सेंसिटिव नहीं है आपका बॉडी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, इसके लिए हर्बल मेडिसिन जैसे सिन्नामन हो गया, ये सब भी आपके बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाती हैं। तो और दूसरा टाइप का होता है जहाँ पे इंसुलिन आपका बनती ही नहीं है सेल में, ठीक है। और फिर उसके बाद इंसुलिन डेफिशिएंसी, ये भी एक डायबिटीज़ ही होती है दूसरे टाइप की। तो इसको डिस्कवर किसने किया? अब देखो, पहले जानो, जिसके पास डायबिटीज़ है उसके चेहरे में ग्लो होते हैं क्या? जिसको डायबिटीज़ हो रखे हैं और वो इंसुलिन नहीं लगा रहा है, मेडिसिन ही खा रहा है बस, उसके चेहरे में ग्लो होते हैं क्या? बहुत कम ऐसे लोग देखे गए हैं जिनके चेहरे में ग्लो होते हैं। वैसे हमारे मम्मी को भी डायबिटीज़ है ना, तो उनकी भी चेहरे में ग्लो है नहीं। तो जिसके पास डायबिटीज़ है, जो डायबिटिक पेशेंट है, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे नहीं, बहुत ही जल्दी ही वो ओल्ड दिखने लग जाते हैं, ठीक है। जितने भी यंग है लेकिन ओल्ड दिखने लग जाते हैं। और फिर क्या होते हैं, और फिर वो ना अपने जो लाठी लेके वो बेंड हो के चलने लग जाते हैं, क्योंकि हड्डियाँ भी तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बनाती हैं डायबिटीज़, साइलेंट किलर जिसको हम बोलते हैं। तो हड्डियाँ जब कमज़ोर पड़ती है तो वो बेंड हो के चलते हैं कि नहीं चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। तो यहीं से याद रख लो, इंसुलिन का जो डिस्कवरर है वो है एफ बेंटलिंग, ठीक है। कौन है इंसुलिन का डिस्कवरर? एफ बेंटलिंग। अब वेब का डिस्कवरर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। जब वेब की डिस्कवरी हुई थी तो दुनिया में आग लगी थी कि नहीं लगी थी? बिल्कुल लगी थी। जब वेब की डिस्कवरी हुई, जब इंटरनेट इस धरती पे आया तो दुनिया में एक रिवोल्यूशन आ गया था मेरे भाई, एक रिवोल्यूशन, एक बर्निंग टॉपिक मिल गया था, एक हॉट टॉपिक बन गया था। जो मर्जी न्यूज़ देखो इंटरनेट की बात कर रही थी, जो टीवी चैनल लगाओ इंटरनेट की बात कर रही थी, वेब की बात कर रही थी। एक ऐसी चीज़ आ गई जिसको हम वेब बोलते हैं, वह आपको आसानी से मकड़ी की जाल में फंसा भी सकता है, लेकिन बहुत ढेर सारा इन्फॉर्मेशन दे भी सकता है ना। यह आपको गुलाम भी बना सकते हैं,
बना सकता है वेब आपको। अगर आप चाहो तो आप इसको गुलाम बना के आप एक बॉस भी बन सकते हो, लेकिन अगर आप इसके गुलाम बन गए ना तो आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है मेरे भाई। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? एक बर्नर ने, है ना, टिम बर्नर्स-ली, क्योंकि था ही बर्निंग टॉपिक, तो टिम बर्नर्स-ली आपको ये भी याद रखनी है ना। टिम अर्ली, क्या वेब अकेले डिस्कवर हुआ था? किसी एक अकेला इंसान ने डिस्कवर किया था? बिल्कुल नहीं किया था, तो टीम ने किया था। यहीं से याद रख लो, टीम, है ना। ये तो सिर्फ ग्रुप का लीडर थे, काम करने असली बंदे तो कोई और थे, नाम तो सिर्फ इन्हीं का आया है यहाँ पे। तो वेब टिम बर्नर्स ली ने डिस्कवर किया है, ठीक है। अब पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो पोर्टलैंड सीमेंट किसने डिस्कवर किया? पोर्टलैंड सीमेंट किसने डिस्कवर किया? पोर्टलैंड सीमेंट का डिस्कवरर है, कौन है? जोसेफ एस्पडिन, ठीक है, जोसेफ एस्पडिन। फिर से बोलो, किसने डिस्कवर किया पोर्टलैंड सीमेंट? जोसेफ एस्पडिन। पोर्टलैंड, कोई भी पोर्ट की मरम्मत हो रही है, कोई भी पोर्ट में सीमेंट लगा के मरम्मत कर रहे हैं, गवर्नमेंट की होती हैं पोर्ट यूजुअली, लेकिन एक पोर्ट ऐसा है हमारे इंडिया में, है ना, जो कि एक गवर्नमेंट का नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चलाती है उस पोर्ट को। वो हम ज्योग्राफी वाले वीडियोस में हम पढ़ा देंगे आपको सारा कुछ। तो जब पोर्ट की लैंड में सीमेंट लगा के वहाँ पे मरम्मत चल रही है, तो वो क्या रात में होगी मेरे भाई? बिल्कुल नहीं होगी। वैसे गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम, कब जाएगा घाम, है ना। वैसे हम मजाक कर रहे हैं। जोसेफ एस्पडिन, तो दिन में काम हो रही है, तो इसका उत्तर में भी ऑब्वियसली दिन लगा हुआ होगा, ठीक है। तो एस्पडिन आपको याद रखनी है, बस एस्पडिन। जोसेफ तो वैसे ही याद कर लोगे आप, है ना। तो पोर्टलैंड सीमेंट का डिस्कवरर है जोसेफ एस्पडिन, ठीक है। अब टेलीफोन की बात करें तो इसके 2 डिस्कवरर्स हैं। इन दोनों के बीच तामझाम भी हुई थी, फिर कोर्ट केसेस भी हुए थे, लेकिन केस किसने जीता था वो हम देखेंगे। बेल ने जीता था, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिस्कवरर ग्राहम बेल को फिर बताया गया था, ठीक है, कोर्ट के द्वारा। तो एलिसा ग्रे, अब देखो टेलीफोन की एक और डिस्कवरर है, एलिसा ग्रे ने भी क्लेम किया था कि उन्होंने भी टेलीफोन को डिस्कवर किया है, ठीक है। उन्होंने भी टेलीफोन को बनाया है, इन्वेंट किया है। किसने? एलिसा ग्रे ने, ठीक है। एट द सेम टाइम ग्राहम बेल ने भी डिस्कवर किया था टेलीफोन को, और हम अभी पढ़ते हैं बेल ने ही डिस्कवर किया। तो जब टेलीफोन आपके घर में बजेगी तो बेल बजेगी कि नहीं बजेगी? किर 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 करके बेल ऑब्वियसली बजेगी, है ना। तो ग्राहम बेल, यहीं से आपको याद हो जाएगा। वैसे जब इंसान घर में आता है तब भी बेल बजाते हैं, वो डोर बेल होती हैं वो, ठीक है। लेकिन जब कोई टेलीफोन में आते हैं तो वो भी तो एक किस्म की इंसान की वॉइस आ रही है ना, तो वो भी तो बेल बजा के ही आती हैं। ऐसे नहीं कि सीधे सीधे सामने चले आ गए, आपके सामने खड़ा थोड़ी ना होएगा मोबाइल फ़ोन, बेल तो बजेगी ही। तो रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया? रेडियो एक्टिविटी हमारा डिस्कवर किया हर्नी बी क्वेरल साहब ने, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी देखो, रेडियो में जो एक्टिविटी चलती है, अब ऐसे नहीं है इसको रेडियो एक्टिविटी, वैसे नॉर्मल वाली रेडियो एक्टिविटी से ही बात करो, है ना। रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक खतरनाक चीज़ है कि नहीं है? बिल्कुल खतरनाक चीज़ है। अगर आप यूज़ करना जानो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही क्या इकोनॉमिकल चीज़ बन जाएगी। लेकिन अगर आप यूज़ करना नहीं जानो तो ये आपकी जान लेके बैठेगी, ठीक है। तो ये किस टाइप की क्या करती हैं रेडियो एक्टिविटी, अब बताओ। अब देखो इसमें 2 पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। अब ये क्या करती हैं, लोगों तो दोनों टाइप के होते हैं ना इस धरती में, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो इन दोनों के बीच में अब क्वारल होने लग जाती है रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट के लिए। एक बार हुआ भी था, आपको एक इंस्टीट्यूट था, है ना, जो एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक प्लांट को लगाने वाली थी। हाँ, वो लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट था, वो तमिलनाडु में हुआ था, है ना, वो कुंदनकुलम पावर प्लांट था, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि इसमें से तो हमको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से रेडिएशंस मिलती हैं, और ये रेडिएशंस बहुत ही खतरनाक होते हैं, हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए ये प्लांट, करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो यहीं से याद रख लो, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया? क्वारल ने। ये एक झगड़ा का जड़ है, ठीक है, हर्नी बिक्वेरल। अब स्टोर्ड प्रोग्राम, ये एक कंप्यूटर रिलेटेड आ गया, ठीक है। स्टोर्ड प्रोग्राम किसने डिस्कवर किया? जॉन वॉन न्यूमैन। अब देखो कंप्यूटर बोलते ही ये न्यू इरा की चीज़ है ना। 21st सेंचुरी, अभी जो IT रिवोल्यूशन चल रही है, ये नया वाला डिस्कवरी है न्यूमैन। तो इंसान को तो नया होना ही पड़ेगा, तभी जाके नई चीज़ें डिस्कवर होते हैं। पुराने विचार लेके थोड़ी ना नई चीज़ डिस्कवर करोगे मेरे यार। तो यहीं से आप याद रख सकते हो, न्यूमैन साहब ने डिस्कवर किया स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन। अब ग्रीन हाउस गैस कंसेप्ट,
ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेप्ट किसने दिया? जोसेफ फ्यूरियर ने दिया। जोसेफ किसने दिया? फ्यूरियर ने दिया। फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग सैटेलाइट कौन सा था? ये हमने कर रखे हैं कि जापान से ये सैटेलाइट उन्होंने दिया था, है ना। उस सैटेलाइट का नाम था इबुकी, और वो जीसैट कौन सा था? 3 था या 4 था, ये आपको बतानी है, या फिर आप खुद से रिवाइज कर लेना, है ना। तो ये ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था किसने मेरे भाई? किसने किया था इसको? फ्यूरियर ने किया था। अब देखो, ग्रीन हाउस गैस लिबरेट होने के बाद क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग जब हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है धरती में। जब धरती में गर्मी बढ़ रही है, आपको भी अगर हम कहीं गर्मी वाली जगह पे लेके रख दें तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एक फ्यूरी आएगा। फ्यूरी का ही सिनोनिम है एंगर, ठीक है। तो फ्यूरी, जितना ज़्यादा गर्मी उतना ज़्यादा गुस्सा। और ग्रीन हाउस गैस तो वैसे गुस्सा का वजह बनती भी है, हम भी गुस्सा करते हैं। आप क्यों यूज़ कर रहे हो इतना ज़्यादा, ये क्या कहते हैं, पेट्रोल, इतना ज़्यादा क्यों कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रहे हो, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस हो रही है। ग्रीन हाउस क्यों बना रहे हो आप? यहाँ से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम भी गुस्सा कर रहे हैं, आप भी गुस्सा करोगे। किसी को अगर आप गर्म जगह में लेके जाके रखोगे बिना कोई पंखे, बिना कोई फ़ैन, ऑब्वियसली गुस्सा तो आना ही है। तो फ्यूरियर, जोसेफ फ्यूरियर ने डिस्कवर किया था ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था? ग्रीन हाउस इफेक्ट सावंते आर्हेनियस। देखो, अगर ज़्यादा ग्रीन हाउस बना, ग्रीन हाउस की ज़्यादा इफेक्ट, मतलब जो ग्रीन हाउस से ग्लोबल वार्मिंग होती है उसका इफेक्ट क्या है? सावन पर उसका इफेक्ट पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगी? बिल्कुल पड़ेंगी। कहीं जगह पे फ्लड्स, कहीं जगह पे सावन है ही नहीं, और अगर सावन भी पड़ रही हैं तो क्या होती हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इवापोरेट हो जाते हैं। सीजनल चेंजेस, सावन का चेंजेस, फिर जो हमारे जो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होना एयर में, ज़्यादा क्लाउड्स बनना, फिर वहीं से ज़्यादा फिर वार्मिंग शुरू हो जाना, ये सब सावन से रिलेटेड है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसने डिस्कवर किया? सावंते आर्हेनियस। आर्हेनियस इक्वेशन तो पढ़े ही होंगे, है ना। बहुत ही मज़ेदार इक्वेशन है ये, एक बार देख लेना। केमिस्ट्री में वैसे हम ये भी डील करेंगे, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय सावंते आर्हेनियस। अब क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन किसने डिस्कवर किया? ये प्लैंक ने डिस्कवर किया। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नंबर्स अगर केमिस्ट्री में नहीं पढ़े तो क्या केमिस्ट्री पढ़े मेरे भाई? प्लैंक, ये हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, है ना। आपको खुद से याद रखनी पड़ेगी। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन डिस्कवर्ड बाय प्लैंक, मैक्स प्लैंक है इनका नाम। अब मेटेरियोलॉजी, ये जो है ना, ये मेटेरियोलॉजी आपको ऐसे देखने में लग सकता है कि ये मीटियोर से रिलेटेड कोई स्टडी होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। मेटेरियोलॉजी ये साइंस ऑफ वेदर है। वेदर के रिलेटेड जो स्टडी हम करते हैं, जो साइंटिस्ट्स करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटेरियोलॉजी, ठीक है। और जो साइंटिस्ट है उसको बोलते हैं मेटेरियोलॉजिस्ट। तो मेटेरियोलॉजी मतलब साइंस ऑफ वेदर है, ये याद रखनी है, दिमाग में ठूसना है खुद से। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, ये किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, ये मैक्सवेल साहब ने डिस्कवर किया, ठीक है, मैक्सवेल। अब आप इसको किस तरह याद कर सकते हो? देखो, यहाँ पे 2 चीज़ लगी हुई है, एक है मैक्स और दूसरा है वेल। वेल क्या होती है? जो बहुत ही गहरा सा, जहाँ से आप पानी निकालते हो लेकिन वो अभी सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैक्स क्या होती है? इंसान का नाम भी होता है, लेकिन एक गाड़ी होती है। अगर आपने गौर किया होगा, आप गाड़ियों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो, तो पहले ज़माने में एक मैक्स करके एक गाड़ी आती थी, शायद महिंद्रा कंपनी बनाती थी, ठीक है। तो आपको एक याद रखनी है किस तरह से मैक्स को ना आप वेल में गिरा रहे हो। तो जब आप मैक्स को एक छोटी सी वेल में गिरा रहे हो तो क्या हो रही है? जो मैक्स की जो बॉडी है ना, वो आपके जो वेल के स्टोन्स है, जो आपके वेल के राउंड में जो सरकमफेरेंस होती है वेल में, वहाँ पे स्टोन लगी हुई होती है ना, तो वहाँ पे टकरा रही हैं। जब वहाँ पे टकरा रही हैं तो क्या हो रही है? लाइटिंग हो रही है, लाइट निकल रही है। तो वहाँ से क्या डिस्कवर हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। ये तो सिर्फ कहने की बात है, इतना मज़ेदार ट्रिक से मैं याद करवा रहा हूँ आपको, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनती ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट किसने डिस्कवर किया? मैक्सवेल ने डिस्कवर किया। अब कॉन्टैक्ट लेंस की बात करें तो कॉन्टैक्ट लेंस किसने डिस्कवर किया? एडोल्फ गैस्टन यूगेन फिक। नाम खतरनाक है इनका, है ना। एडोल्फ से क्या याद रखोगे? एडोल्फ हिटलर के पास कॉन्टैक्ट लेंस था? बिल्कुल नहीं था, उस समय डिस्कवर हुआ ही नहीं था, तो कैसे होगी। लेकिन एडोल्फ हिटलर इतना खतरनाक था ना मेरे भाई,
कॉन्टैक्ट लेंस लगाए बिना ही वो क्या ही बताऊँ आप खुद समझ लेना, आप खुद समझदार हैं, है ना। तो गैस बहुत सारे, जब कॉन्टैक्ट लेंस बन रही होती हैं तो कितने सारे गैस लिबरेट होते हैं। इतना ख़तरनाक चीज़ है, इतना ख़तरनाक लेंस आप बना रहे हो तो फैक्ट्री से गैस तो निकलती है। कितना निकलती है? टन्स एंड टन्स ऑफ गैसेस निकलती हैं, ठीक है। अब यूगेन नाम का इंसान कॉन्टैक्ट लेंस लगाता है। आप बस इतना याद रख लेना। वैसे ये गैस्टोन याद कर लिया आपने, काफ़ी है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है तो यूगेन भी याद रख लेना और फिक भी याद रख लेना। कभी कभी वो सिर्फ फिक ही भी दे सकता है, ठीक है। ओनली फिक ऑप्शन में आया तो फिक को टिक करोगे, है ना। फिका होती हैं या नहीं होती हैं? कॉन्टैक्ट लेंस मुँह में लगाओगे तो आपको क्या लिक्विड टेस्ट आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, वो बिल्कुल फिक ही होती हैं। तो फिक, उसमें कोई डिज़ाइन होती है कॉन्टैक्ट लेंस में? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल फिका होता है, फिक। अब इलेक्ट्रिक बल्ब किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रिक बल्ब, ये तो आसान सी है। इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्कवर किया थॉमस अल्वा एडिशन ने, ठीक है। ये तो आप याद रख लोगे, है ना, थॉमस अल्वा एडिशन। इन्होंने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्कवर किया। हम आपको ये याद करवा देते हैं। हम्फ्री डेवी आल्सो इन्वेंटेड इट इन 1800। ये 1800 है, ठीक है, यहाँ पे कट हो रही है। ये हम्फ्री डेवी 1800 में इन्होंने भी डिस्कवर किया था। अब बल्ब जो भी है वो आम तौर पर, है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो वो वॉल में लगी हुई होती है। वॉल में लगी हुई होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। सीलिंग में भी होती हैं लेकिन वॉल में भी होती हैं, ठीक है। तो वॉल में कौन होते हैं? आपने बचपन में एक राइम सुना होगा, हम्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। कौन? हम्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। तो हम्टी डम्प्टी ने इलेक्ट्रिक बल्ब को डिस्कवर किया। हम हम्टी डम्प्टी किसको बोल रहे हैं? हम हम्फ्री डेवी को हम्टी डम्प्टी बोल रहे हैं, ठीक है। हम्फ्री डेवी को हम हम्टी डम्प्टी बोल रहे हैं। तो हम्टी डम्प्टी ने इलेक्ट्रिक बल्ब को डिस्कवर किया जो कि वॉल में होती है, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिशन ने भी किया हुआ था, ठीक। हम पढ़ते यूजुअली थॉमस अल्वा एडिशन है। एयरबैग किसने डिस्कवर किया? एयरबैग डिस्कवर किया एस.एन. जॉर्डन ऑफ, ठीक है। अब देखो भाई, एयरबैग जब किसी दो कारों के बीच में या फिर एक कार और किसी एक पत्थर के बीच में या फिर एक पेड़ के बीच में ज़ोरदार टक्कर होती है तभी एयरबैग फूलती हैं, नहीं तो एयरबैग ऐसे आसानी से फूलती है नहीं, ठीक है। तो यहीं से आप याद रख सकते हो कहाँ से फूलती है एयरबैग? ज़ोरदार टक्कर होने के बाद। तो यहाँ से याद रख लो जोरदान ऑफ, ठीक है। ऑफ हो जाती है ना, फिर टक्कर होने के बाद गाड़ी थोड़ी ना ऑन ही रहती है। जोरदान ऑफ, गाड़ी भी तो ख़राब हो जाती है टक्कर के बाद। तो जोरदान ऑफ ने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? एयरबैग। तो ये भी याद रख सकते हो एस.एन., है ना, एस.एन. आपने एसेंट गाड़ी तो देखी होगी, तो एसेंट गाड़ी ही याद रख लेना। एसेंट गाड़ी की ज़ोरदार टक्कर हो गई, फिर इंजन ऑफ हो गई उसकी, तो एस.एन. जॉर्डन ऑफ ने डिस्कवर किया एयरबैग। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ना। इन विट्रो और एक्स विट्रो दो टाइप के होते हैं। इन विट्रो किसने डिस्कवर किया? ये ज़्यादा हम तामझाम नहीं करेंगे इसमें, बाद में हम बायोलॉजी में देखेंगे इसको। ये है पैट्रिक स्टिप्टो ने, है ना, स्टेप्टो, स्टेप अंदर टो, स्टेप टो है। इसको बच्चे की जो स्टेप है ना, वो क्या साइज़ की होती हैं? आपके टो के साइज़ के होते हैं, है ना। तो पैट्रिक स्टेप्टो ने डिस्कवर किया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और साथ ही साथ में रॉबर्ट एडवर्ड्स ने भी किया। अब ऐसा तो है नहीं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रही है, आप ओवम को निकाल के फिर इन विट्रो कर रहे हो, है ना, इस पंप को मिला के, फिर रोबोट की ज़रूरी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती हैं। तो रॉबर्ट एडवर्ड्स और पैट्रिक स्टेप्टो ने ये डिस्कवर किया। आप इसको स्टेप मदर भी बोल सकते हैं ना, स्टेप मदर के ज़रिए ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। अगर स्टेप मदर नहीं होती तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं। क्यों करवाते इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फिर? पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स। अब क्रेस्कोग्राफ, पहले भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, जेसी बोस के बारे में। तो इन्होंने क्रेस्कोग्राफ भी इन्होंने ही डिस्कवर करे हैं। ये एक डिवाइस है। क्या करती हैं ये डिवाइस? प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करते हैं। क्या चीज़ मेज़र करती हैं? प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करती हैं। क्रेस्कोग्राफ, आपको ये याद रखनी है, क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। ये प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करती हैं। तो इसको डिस्कवर किया था जेसी बोस ने, ये आप याद रख लेना, हमारे पश्चिम बंगाल के साइंटिस्ट हैं, है ना। रेडियो एक्टिव रेडियम की बात करें तो किसने डिस्कवर किया था? मैरी क्यूरी ने।
बेचारी ये मैडम बहुत ही अच्छी थी, है ना, इनको पता ही नहीं चला कि रेडियम जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये काम करती रहीं। ये वेस्टर्न एंड क्रिक के साथ भी रिलेटेड हैं, इनके ही डिस्कवरी के इनके ही जो इन्होंने ही जो एक एक्सरे किया था, है ना, डीएनए का, तो वहीं से एक्सरे का जो फिल्म था वहीं से डीएनए का डिस्कवरी भी हुआ था, ऐसा बोलते हैं हिस्ट्री में। तो मैरी, ऐसा बोला जाता है कि वेस्टर्न एंड क्रिक बहुत ही चतुर टाइप के साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो इन्होंने मैरी क्यूरी से ही चोरी करे हैं, ठीक। तो एक्चुअल डिस्कवरी डीएनए का भी मैरी क्यूरी को चाहता है, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था, ठीक। तो रेडियो एक्टिव रेडियम भी मैरी क्यूरी साहब ने डिस्कवर करी थी, ठीक है। बहुत ही क्यूरियस थी ना वो रेडियम को जानने के लिए, इसीलिए मैरी क्यूरी वो मर गई। क्यों? क्यूरियस की वजह से। किस चीज़ की क्यूरियसनेस से? रेडियम की क्यूरियसनेस से वो मर गई, मैरी क्यूरी, ठीक। अब यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम किसने डिस्कवर किया? इसको डिस्कवर किया स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग। देखो ये तो आसान सी बात है, स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग इन्होंने ही डिस्कवर किया है यूएसटी, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। अब इसको याद करवाने के लिए मेरे पास इसका कोई निमोनिक नहीं है, जिसके पास मेरा निमोनिक नहीं है मैं सीधे सीधे बोल दूंगा नहीं है, है ना। और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर किया? विलियम हेवरी। देखो, विल आई एम हेवरी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, इंसान का जो शरीर है यही एक टेम्पल है। इंसान का जो शरीर है यहीं पे परमात्मा की भास है, यही तो एक टेम्पल है ना। तो यहीं से आप याद रख लो, टेम्पल मतलब हेवन, जो इंसानों की शरीर है ना वो हेवन है, ठीक है। तो ब्लड भी तो इंसानों के शरीर के अंदर ही है, तो हेवन में ही है। तो यहाँ से याद है विल आई एम, क्या मैं हेवन में हूँ? आर यू इन हेवन? आपके शरीर, है ना। आप बस इतना याद रख लेना, ब्लड पूछ रहा है आपसे, क्या मैं हेवन में हूँ? विल आई एम, क्या लिखा है? विल आई एम हेवन क्या? या फिर ऐसे ही आप याद रख लेना, है ना, विल आई एम हेवन, ऐसे करके ब्लड पूछ रहा है। ब्लड को तो आप बात करना आता है नहीं ना, तो उसको ग्रामर कहाँ से आएगी? तो वह ऐसे टूटी फूटी ग्रामर में पूछ रहा है आपसे, क्या मैं हेवन में हूँ करके, विल आई एम हेवन करके। तो विल आई एम हेवन ने किसने क्या डिस्कवर किया? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। किसने? विलियम हेवरी ने डिस्कवर किया। अब लाइटनिंग रड किसने डिस्कवर किया? लाइटनिंग रड का डिस्कवरर बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ये उन्होंने जब काइट को उड़ा रहे थे तब उनको पता चली, उनको एक झटका लगा, बारिश का मौसम था, थ्रेड गीली थी, है ना, तो ऊपर में जब लाइटनिंग हुई तो उनको हाथ में झटका लगा, तो तभी उनको पता चल गया कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो हो रही है। तो वो क्यूरियस हो गए, फिर उन्होंने ढूंढा तो उनको पता चला लाइटनिंग रॉड के बारे में, और उन्होंने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? उन्होंने बैटरी फॉर लिंक्ड कैपेसिटर भी डिस्कवर किया, ठीक है। बैटरी फॉर लिंक्ड कैपेसिटर किसने डिस्कवर किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही डिस्कवर किया है, ठीक है। एड्स कब आइसोलेटेड हुआ था? देखो, एड्स सबसे पहले रिपोर्टेड ही कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो एड्स को सबसे पहले रिपोर्ट किया था सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क में। सैन फ्रांसिस्को की स्टोरी हमने आपको बताए थे जब हम कॉलेज डेज में थे, तो बहुत ही एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था, है ना, फ्रांसिस्को और फियरो के साथ में, है कि नहीं? आपको पता है अगर आप हमको फॉलो करते हो तो। सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क में रिपोर्टेड हुआ था 1981 में। फिर उसके बाद बहुत ही टाइम लगी, कितनी लगी? 2 साल लगी। 2 साल के बाद एड्स को आइसोलेट किया तो पता चला कि ये तो इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर रही है। फिर उसके बाद पता चला कि ये वायरस से हो रही है ना। फिर उसके बाद ये वायरस का नाम HIV का रखा गया, 1986 में रखा गया। तो 3 साल का गैप यहाँ पे भी आ गई, ठीक है। तो वैसे ही एक डिस्कवर होने में ही इतना टाइम लगा, तो कोरोना वायरस की बात आप सोचो कितने कम समय में वैक्सीन बना दिया, इसलिए तो उसका एफिशिएंसी भी उतना अच्छा नहीं है। तो 1981 में ये रिपोर्ट हुआ एड्स। फिर 1983 2 साल के बाद क्या हुआ? 2 साल के बाद आइसोलेट हुआ। फिर उसके बाद HIV नाम दिया गया 1986 में, 3 साल के बाद, आइसोलेट होने के 3 साल बाद। साइंस दैट डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, इथोलॉजी। यार इथो है ना, इथो मतलब यहाँ आ जाओ, इथोलॉजी
तो ये आप ऐसे ही याद रख लोगे। साइंस जो एनिमल बिहेवियर के बारे में डील करती हैं उसको हम बोलते हैं इथोलॉजी। अब टैकोमीटर क्या करती हैं? टैकोमीटर जो आपकी गाड़ियों में होती हैं वो स्पीड ऑफ रोटेशन ही करती है ना, आपकी जो चक्के किस स्पीड से घूम रही है वहीं से आपका स्पीड निकलती है, किलोमीटर निकलती है, तो टैकोमीटर ये काम करती हैं। ऑक्सानोमीटर क्या काम करते हैं? देखो ऑक्सीन नाम का थोड़ा थोड़ा आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑक्स मतलब आपका ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इस वर्ड से आप पता कर सकते हो, ये रूट से रिलेटेड है। ठीक, ये रूट से रिलेटेड है ऑक्सानोमीटर, तो ये रूट प्रेशर को मेज़र करती है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड बाय, सबको पता है, दुनिया को पता है, एमीटर से होती है, लेकिन जो कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होती है जो हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर वो फ्लक्चुएट होते हैं गैल्वेनोमीटर। स्मॉल करंट इज़ मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, और बहुत ही ज़्यादा करंट को एमीटर से हम मेज़र करते हैं। अब मेटीरियोलॉजी क्या है? ये मेटीरियोलॉजी स्टडी ऑफ वेदर है, हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। ये कोई मेटियोर्स की स्टडी नहीं है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना भी बोल सकते हो, या फिर स्टडी ऑफ वेदर भी बोल सकते हो, या फिर क्लाइमेट, है ना। तो सोनोमीटर क्या है? सोनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड को मेज़र करते हैं, यानी कि लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स पहले वाइब्रेट होती हैं तभी तो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, तो यहीं से याद रख लो। डिवाइस ऑफ स्टडिंग लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स इज नोन एज सोनोमीटर, साउंड के रिलेटेड है। ठीक है। प्लानीमीटर, देखो प्लानीमीटर हमारे ना जो प्लानीमीटर है वो किस चीज़ को स्टडी करने में यूज़ होती है? एरिया को मेज़र करने में यूज़ होती है प्लानीमीटर। ठीक है। प्लानी, आप घर बनाने से पहले प्लान करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। प्लान करने के बाद आप क्या करते हो? मीटर लेके अपना एरिया मेज़र करते हो, कितनी एरिया में मेरे घर बन रही है। तो कौन सी डिवाइस से मेज़र कर रहे हो एरिया? प्लानीमीटर से। प्लान करने के बाद जो मीटर कर रहे हो, मीटर लेके मेज़र कर रहे हो, तो प्लानीमीटर इज़ यूज टू मेज़र एरियाज। ठीक है। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, ये स्पाइडर्स, ये मकड़ों की जो स्टडी है इसको हम बोलते हैं एरानियोलॉजी। ठीक है, एरानियोलॉजी। एरानी ये आर्थ्रोपॉड है, तो यहीं से ये आर आ रही है। ठीक है, आर्थ्रोपॉड से आप याद रखते हैं ना, आर एनियोलॉजी। प्रेशर इज मेजर्ड बाय एनीरोइड बैरोमीटर। प्रेशर किस चीज़ से मेजर होती है? एनीरोइड बैरोमीटर। ये दुनिया को पता है मेरे भाई, बैरोमीटर से प्रेशर मेजर होती है, तो आप याद रख लेना ये भी एनीरोइड बैरोमीटर। ठीक। जीन वॉज कोइंड बाय विलियम जोहानसन एंड नॉट मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जोहानसन मेंडल था। जोहानसन इसमें भी है, लेकिन ये ग्रेगर जोहानसन मेंडल था। ठीक है। और जीन को टर्म कोइन किया था विलियम जोहानसन ने। ठीक है, आपको बस इतना याद रखनी है, विलियम जोहानसन ने जीन। देखो यहाँ से भी याद रख सकते हो जीन और सीन, यहाँ पे लिंक है कि नहीं है? वैसे इसका भी जोहानसन है, लेकिन इसके बाद में मेंडल भी लगा हुआ है। ये सिर्फ विलियम जोहानसन है, ये ग्रेगर जोहानसन मेंडल है। ठीक है, ये विलियम जोहानसन, तो एंड है ना, जेन सेन राइमिंग। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर डिस्कवर्ड बाय, ये गलत हो गया ना ये क्वेश्चन फिर। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर सेंस्ड बाय फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या करती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन को सेंस करती हैं। ठीक है। लाइसीमीटर ये क्या करती हैं? ये बोटनी रिलेटेड है, ये डिवाइस है। किस चीज़ का डिवाइस है ये मेज़र करती हैं इवापो ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट्स होते हैं ना वो ट्रांसपिरेशन करती हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या हो रही है? आखिर में वो एक इवापोरेशन ही तो हो रही है। ट्रांसपिरेशन में प्लांट्स पानी को लूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम एक इजी वर्ड बना दिया इसने, तो इसका वर्ड है इवापो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों, है ना। ये डिवाइस टू मेजर इवापो ट्रांसपिरेशन लाइसीमीटर करती हैं ये। ठीक है। और सेस्मोग्राफी बात करें तो सेस्मोग्राफी क्या चीज़ करती हैं? ये अर्थक्वेक्स को मेज़र करती हैं। सेस्मोग्राफ जो हम बोलते हैं ना, ये अर्थक्वेक को मेज़र करने वाली डिवाइस है सेस्मोग्राफी। एक मिनट, हम टाइम देखते हैं कितना हो गया। 47। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, अभी हो चुका है हमारा ये लेक्चर 48 मिनट्स का। फिर हम ज़्यादा देर तक इसी पर रिकॉर्ड करते रहेंगे तो बहुत ही लंबा बन जाएगा। हाँ, तो हम इस जो लेक्चर है डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस को, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और एक नया जोश के साथ, नया एनर्जी के साथ। देखिए अब तो 50 मिनट हो गया है। क्लासेस भी आपका कितना टाइम का होता है? 45 मिनट्स की होती है। 45 मिनट्स के बाद ना इंसानों की जोश जो होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, उसका जो मोटिवेशन है वो थोड़ा कम होती है, पढ़ने की शक्ति
थोड़ा डिक्रीज़ होती है। तो इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा स्टडी किया, फिर उसके बाद ब्रेक लिया, फिर स्टडी किया, फिर ब्रेक लिया। वैसे टीचर्स के साथ भी ये अप्लाई होती हैं। तो हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक पार्ट 2 वीडियो लेके ऑन डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस। ठीक है, तो तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, आप ये पोमोडोरो टेक्निक लगाइए, खुद का मेंटल पीस मेंटल को आप अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड रेस्ट।